अभी तक हम लोगों ने बात किया था कूलम के नियम की। कूलम के अनुसार अगर यह एक आवेश है और इसके बगल में दूसरा ही आवेश है, तो इस आवेश के द्वारा इस आवेश पर कितना बल लगेगा वो निकाला जा सकता है। जब मैं आवेश बोल रहा हूँ तो इसका अर्थ आप बिंदु आवेश ही लगाइएगा। तो इस बल को हम निकाल सकते हैं कूलम के नियम के अनुसार। ठीक है, लेकिन इतनी आसान स्थिति हम लोगों को हमेशा मिलेगी नहीं। हम लोगों को जो स्थितियाँ मिलेंगी वो थोड़ी जटिल मिलेंगी। जटिलता क्या होगी? जटिलता ये होगी कि एक बिंदु आवेश कभी भी एक ही दूसरे आवेश के समीप हो ये कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, अब यहीं पर देख लीजिए कि जैसे यह बिंदु आवेश Q1 जो है के समीप कितने आवेश है? एक आवेश Q2 है, एक आवेश Q3 है। अब Q2 भी आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा और Q3 वाला भी आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा। दोनों ही आवेश इसके ऊपर बल लगाएंगे। तो जब दोनों ही आवेश इसके ऊपर बल लगाएंगे भैया, तो इसके ऊपर कुल कितना बल लगेगा इसको निकालने के लिए कूलाम का नियम हमको कुछ नहीं कहता है। कूलाम का नियम बस ये कहता है कि एक बिंदु आवेश है तो उसके द्वारा दूसरे बिंदु आवेश को कितना बल लगेगा वो हम निकाल के बता देंगे। ठीक है, तो ये Q2 ने Q1 के ऊपर कितना बल लगाया, वह F12 के बराबर लगाया, इसने निकाल करके दिखा दिया। Q3 ने जो है Q1 के ऊपर कितना बल लगाया, कूलम के अनुसार इस बल का नाम अगर F13 के बराबर बोला जाए तो वो निकाल सकता है। लेकिन नेट बल कितना लगा इसके ऊपर, इन दोनों के कारण कुल कितना बल लग रहा है, उसके लिए हमको एक अलग से सिद्धांत की आवश्यकता होती है और उस सिद्धांत का नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार अगर कोई एक बिंदु आवेश कई बिंदु आवेशों के द्वारा घिरा हुआ है तो दिए गए बिंदु आवेश पर कुल नेट बल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो अलग अलग बिंदु आवेश उसके ऊपर जो अलग अलग बल लगा रहे हैं उनका वेक्टर योग कर दीजिए। तो जैसे वो 3 नामक चार्ज ने 1 पर जो है बल F13 लगाया, 2 नाम के चार्ज ने जो है 1 नाम के चार्ज पर जो बल लगाया वो F12 के बराबर लगाया। तो इन दोनों बलों F12 और F13 का अगर वेक्टर योग कर दिया जाएगा, देखिए वेक्टर योग करने के लिए क्या किया गया है, ये यहाँ समानांतर चतुर्भुज का नियम लगाया गया। आप लोग क्लास 11th में समानांतर चतुर्भुज का नियम पढ़े हुए हैं। तो जो F13 वेक्टर है और F12 वेक्टर है, इनका वेक्टर योग किया जाएगा तो जो आएगा वही क्या हो जाएगा, वही इस चार्ज Q1 पर जो Q2 और Q3 के द्वारा लगने वाला नेट बल होगा। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अध्यारोपण का सिद्धांत समझ में आ गया होगा। थोड़ा और इलस्ट्रेशन मैं देना चाहूँगा इसके लिए मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि हमारे पास एक ये मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक, और बच्चों इसके कोने पर जो है आवेश है, हमारे पास कोने पर आवेश है। कैसा आवेश मान लेते हैं कि पॉजिटिव आवेश है। क्या बुराई है इसमें? पॉजिटिव आवेश है, ठीक है, पॉजिटिव आवेश है भैया, पॉजिटिव आवेश है। यह आवेश पॉजिटिव है, यह भी आवेश जो है पॉजिटिव आवेश है। पॉजिटिव आवेश है, यह भी पॉजिटिव आवेश है, यह भी पॉजिटिव आवेश है, सभी पॉजिटिव आवेश हैं, है ना। ठीक है, मान लेते हैं कि यह Q आवेश है प्लस Q, यह भी मान लीजिए कि प्लस Q है। जानबूझ के सभी को बराबर लिया जा रहा है। यह भी मान लीजिए कि प्लस Q है, यह भी मान लीजिए कि क्या है, प्लस Q है। अब इन सभी पॉजिटिव आवेश के कारण अगर मैं कहूँ कि और यहाँ पर मान लेते हैं कि एक और आवेश है, सपोज दैट यह Q0 के बराबर है, ठीक है ना। Q0 जो है इसके विकरणों के विच्छेदन बिंदु पर है, ठीक है, O पर है।
अब मैं कहूँ कि इन चारों जो चार्ज हैं Q, इनके कारण जो है Q नॉट जो चार्ज है केंद्र पर, उस पर कुल कितना बल लग रहा है। तो क्या यह इसके ऊपर बल लगाएगा, दोनों धनात्मक है तो इस पर बल लगाएगा इस दिशा में, और यह क्या इसके ऊपर बल लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, वो इस दिशा में लगाएगा। यह कहाँ लगाएगा, वो इस दिशा में लगाएगा, और यह कहाँ लगाएगा भैया, वो इस दिशा में लगाएगा। चूँकि सभी आवेशों के परिमाण जो हैं बराबर हैं, इन चारों आवेशों के परिमाण बराबर हैं, और सभी के लिए दूरियां, केंद्र से जो दूरियां हैं वो भी भैया बराबर बराबर है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये जो बल लग रहे हैं चारों बल वो परिमाण में बराबर होंगे। लेकिन यह वाला बल इसके विपरीत दिशा में है और यह वाला बल इसके विपरीत दिशा में है। तो कूलाम का नियम जो है हमें मदद करेगा कि इस आवेश के कारण इस आवेश पर कितना बल लगा, इस आवेश के कारण इस पर कितना बल लगा, इस आवेश के कारण इस पर कितना बल लगा, इस आवेश के कारण इस पर कितना बल लगा, इसको निकालने में मदद करेगा। लेकिन कूलाम का नियम हमें यह नहीं बताएगा कि इस पर कुल कितना बल लगा। तो मान लीजिए कि यह बल जो है F1 के बराबर लगा, ठीक है, यह बल F2 के बराबर लगा, ठीक है, और जो है भैया यह बल जो है F3 के बराबर लगा, ये बल F3 के बराबर लगा, यह बल F4 के बराबर लगा, ठीक है, यह बल F4 के बराबर लगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यानी अध्यारोपण का सिद्धांत कह रहा है कि इसके ऊपर जो नेट बल लगेगा F, जो नेट बल टोटल बल लगेगा वह क्या करेगा, वह F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर के बराबर होगा, ठीक है। और आप देखिए कि यह वाला बल इसको कैंसिल कर देगा, यह वाला बल इसको कैंसिल कर देगा, और रिजल्ट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जो यह जीरो रिजल्ट आ रहा है वह अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करने से आ रहा है, ठीक है। और F1 किसकी मदद से आ रहा है, कूलाम के नियम से। F2 किसकी मदद से आ रहा है, कूलाम की मदद से। F3 किसकी मदद से, F4 किसकी मदद से आ रहा है, कूलाम के नियम के अनुसार आ रहा है। कूलाम का नियम सिर्फ हमें मदद करेगा दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाले बल को निकालने में। लेकिन अगर कई बिंदु आवेश हैं तो उसके लिए आप कूलाम के नियम के अनुसार हर बिंदु आवेश के कारण दिए गए आवेश पर लगने वाला बल निकाल लीजिए, और फिर अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है सबका वेक्टर योग कर देंगे तो उसके ऊपर लगने वाला कुल बल हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अध्यारोपण सिद्धांत हमारी मदद करता है उन परिस्थितियों में जब एक आवेश जो है कई आवेशों से घिरा हुआ होता है। तो यहाँ NCERT में आप देखिए उसी सिद्धांत की व्याख्या किया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये उदाहरण ये दिया गया है, उदाहरण यहाँ पर दिया गया है इसको भी देख लीजिएगा इस उदाहरण को। अब हम लोग सीधे आते हैं विद्युत क्षेत्र पर। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि एक जो है आवेश है, ठीक है, प्लस Q आवेश है, ठीक है, और उसके चारों तरफ इतनी दूरी में, भाई इतनी दूरी में, उसके चारों तरफ इतनी दूरी में कोई भी पॉइंट पर दूसरा आवेश अगर रखा जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q, और इससे R दूरी का त्रिज्या ले करके हमने R दूरी की त्रिज्या ले करके यह गोला मैंने खींच लिया। तो R दूरी की त्रिज्या में अगर कोई दूसरा आवेश लाते हैं, मान लीजिए कि कोई दूसरा टेस्ट आवेश अगर लाया जाए, जब मैं टेस्ट आवेश को बोलूँ परीक्षण आवेश, तो पॉजिटिव होगा और बहुत ही छोटा होगा, तो वह बल महसूस करेगा, है ना। इस आवेश के कारण जो है, इस आवेश के कारण यह आवेश बल महसूस करेगा।
लेकिन अगर इस गोले के बाहर अगर परीक्षण आवेश को अगर लाया जाए क्यू नॉट, तो वो बल नहीं महसूस कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि यह आवेश जो है यहाँ से इस पूरे गोले में अपना प्रभाव क्षेत्र रखे हुए है। ठीक है, और उसी प्रभाव क्षेत्र को हम प्रभाव क्षेत्र न बोल करके क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का क्या अर्थ निकल कर के आया आपके दिमाग में? निश्चित रूप से यह निकल कर के आया होगा कि जब कोई आवेश कहीं रखा होता है तो उसके अगल बगल दूसरा आवेश अगर लाया जाएगा तो वह बल महसूस करने लगेगा। यह बल किसके कारण महसूस होगा? यह बल जो है, जो पहले से उपस्थित आवेश था उसके कारण महसूस होने लगेगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कि कोई आवेश अपने चारों तरफ एक तरह का क्षेत्र उत्पन्न करता है और उस क्षेत्र का नाम है विद्युत क्षेत्र। ठीक है भैया, ओके, विद्युत क्षेत्र। वास्तव में अगर देखा जाए कि यह एक अगर बिंदु आवेश है, अगर यह एक बिंदु आवेश है तो इसका विद्युत क्षेत्र जो होता है वो अनंत तक जाता है। इसका विद्युत क्षेत्र जो है अनंत तक जाता है। मतलब कितना भी दूरी पर एक टेस्ट चार्ज रख लीजिए, ये मान लीजिए क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रख लिया जाए, या क्यू है चार्ज, यह सोर्स चार्ज है और ये परीक्षण आवेश है। ये आवेश बड़ा आवेश है, इसके चारों तरफ जो है यहाँ पर कोई भी आवेश क्षेत्र यहाँ पर रखा जाएगा तो वह बल महसूस करेगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इस आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है वो यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो अगर आपसे विद्युत क्षेत्र के बारे में बोला जाता है कि विद्युत क्षेत्र का क्या अर्थ समझते हैं, तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि अगर कोई आवेश या आवेशों का समूह हो कहीं पर, तो उसके अगल बगल एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जिसमें कोई अगर दूसरा आवेश लाया जाए तो वह बल महसूस करता है। उसी क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। उसी क्षेत्र को हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो अब अगला व्यक्ति यह प्रश्न आपसे कह सकता है कि आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, बताइए विद्युत क्षेत्र को कैसे नापें। तो मान लीजिए कि ये एक चार्ज है Q, इसके कारण चारों तरफ जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। ठीक है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो यहाँ पर अगर एक चार्ज लाएंगे, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश हमेशा पॉजिटिव होता है और वेरी 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 स्मॉल होता है। तो मान लीजिए कि Q नॉट के बराबर का जो चार्ज है वो परीक्षण आवेश है, वो लाया गया और इससे ये जो है r दूरी पर ये उपस्थित है। Q और Q नॉट के बीच में जो दूरी है वो बच्चों वह r के बराबर है। तो Q आवेश निश्चित रूप से Q नॉट आवेश पर क्या करेगा, बल लगाएगा। इस पॉइंट का नाम हम P दे देते हैं। ठीक है, अब किस प्रश्न का उत्तर हम लोग खोजने जा रहे हैं कि यह सोर्स चार्ज है तो इसके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न हो गया है इसके कारण, जिसमें कोई भी अगर आवेश लाया जाएगा तो वह बल महसूस करेगा। यह दावा किया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल महसूस करेगा और इसके ऊपर बल लगेगा। ठीक है, इस परीक्षण आवेश पर जो है बल इधर की तरफ लगेगा। तो यहाँ पर जो आवेश रखा गया है वो Q नॉट रखा गया है। तो हम ये जानना चाहते कि यहाँ पर कितना विद्युत क्षेत्र है। तो किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र के मापन के लिए हम एक भौतिक राशि को परिभाषित करते हैं और उस भौतिक राशि का नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? बिंदु P पर अगर Q नॉट आवेश अगर रखा गया है तो वहाँ पर लगने वाला बल कितने के बराबर है? वहाँ पर लगने वाला बल जो है वो F के बराबर है। आवेश के Q नॉट के ऊपर लगने वाला बल F के बराबर है। तो अगर वहाँ इकाई आवेश को रख दिया जाए तो कितना बल लगेगा? इकाई आवेश को रख देने पर उसके ऊपर लगने वाला जो बल होगा F/Q नॉट के बराबर बल लगेगा। इसी को हम बोलते हैं उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और इसको E वेक्टर से दर्शाया जाता है। ठीक है,
तो किसी बिंदु, अगर आपसे पूछा जाता है कि किसी बिंदु के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, तो आप कहिए कि उस बिंदु पर एकांक आवेश अगर रख दिया जाए तो उसके ऊपर जितना बल लगेगा वही उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। बस। तो अब बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो जिसको ई वेक्टर से हम दर्शा रहे हैं, ई वेक्टर की एस आई इकाई क्या होगा, ई बराबर एफ बटा क्यू नॉट है। तो एफ का इकाई जो है क्या है, न्यूटन है भैया, और सी का आवेश का क्या है, कूलाम है। तो ये न्यूटन प्रति कूलाम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई का नाम क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब एक टॉपिक और आता है कि विद्युत क्षेत्र का भौतिक महत्व क्या है। विद्युत क्षेत्र का भौतिक महत्व क्या है, तो अगर मान लीजिए कि यहाँ इस बिंदु के बारे में अगर हम बात करें, इस बिंदु के बारे में, ये बिंदु है, अभी हमने कोई चार्ज वगैरह यहाँ पर नहीं रखा लेकिन बना दिया है यहाँ पर चार्ज। ठीक है, ये हमारे पास एक बिंदु है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस बिंदु P पर अगर हम मान लीजिए कि हमको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वो E के बराबर है। ठीक है। अब यहाँ पर एक चार्ज अगर Q अगर ला करके रख दें तो उसके ऊपर बल कितना लगेगा, बल निकालने के लिए आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। तो लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू Q इंटू E के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो यही इसका भौतिक महत्व है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भौतिक महत्व यह है कि अगर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मेरे को मालूम हो तो उस बिंदु पर अगर एक आवेश Q ला करके रखा जाए उस बिंदु पर, तो उसके ऊपर कितना बल लगेगा उसको निकालने के लिए बड़ा सरल सा उपाय है कि उस आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में गुणा कर देंगे तो उसके ऊपर लगने वाला बल मिल जाएगा। यही इसका भौतिक महत्व है। ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है इस चीज को, तो इसको दिमाग में रखिए। यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में इस चीज को यहाँ पर समझाया गया है, भौतिक महत्व को। तो आज यहीं पर रोक देते हैं। अगले टर्न पर हम आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन कुछ प्रश्न लिख लीजिए। पहला प्रश्न लिखिए, अध्यारोपण के सिद्धांत को लिखिए और उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न लिखिए, विद्युत क्षेत्र का क्या अर्थ है। तीसरा प्रश्न लिखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मापन कैसे किया जाता है। और चौथा प्रश्न लिखिए, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भौतिक महत्व क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर लिख करके आप मुझे भेजिए और अच्छे से लिखिएगा। एनसीईआरटी की किताब का अध्ययन करके लिखिएगा या किसी भी साइड बुक का अध्ययन करके लिखिएगा, पर इसका सही से उत्तर लिख करके भेजने की कोशिश करिए। अगर आप इन प्रश्नों को खोजेंगे और सही शब्दों में लिख करके भेजेंगे तो आपके दिमाग में भी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है। ओके, थैंक यू।